कौन, यानी लुट्टन, के अंत तक जोश और उत्साह के साथ हमें इस बीमारी से लड़ते रहना है, अंत तक यानी मृत्यु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? महामारी की त्रासदी से जूझते हुए गांव के लोगों को ढोलक की आवाज संजीवनी शक्ति के समान मौत से लड़ने की ताकत, शक्ति और प्रेरणा देती थी। यह आवाज बूढ़े, बच्चों और जवानों की शक्तिहीन आंखों के सामने दंगल का दृश्य उपस्थित कर देने वाली होती थी। उनकी स्पंदन शक्ति में शून्य स्नायुओं में भी जैसे इस आवाज के बाद बिजली कौंध जाती थी, बिजली दौड़ जाती थी, यानी शक्ति का संचार होने लगता था। ठीक है कि ढोलक की आवाज से बुखार दूर नहीं हो सकता था, उनकी उल्टियां बंद नहीं हो सकती थी, बीमारी दूर नहीं की जा सकती थी, पर उससे, बीमारी से, महामारी से भय को तो कम किया जा सकता था। जो भय के कारण लोगों में निराशा व्याप्त थी, सन्नाटा छाया हुआ था, उस सब को तो ये ढोलक की आवाज चीर कर उनमें नवचेतना तो जीवंतता तो हो ही नहीं सकती थी, पर उस बीमारी से लड़ने की शक्ति प्रदान करती थी। जीने की प्रेरणा, जोश उत्पन्न करती थी कि हमें जीवन के अंतिम सांस तक जोश और उत्साह के साथ इस बीमारी को हराना है, इससे लड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? सूर्योदय में तो क्या होता था कि महामारी फैलने की वजह से गांव में सूर्योदय होते ही लोग कांखते कूकते, यानी वो जो आहा ओह करते करते पीड़ित होते हुए भी अपने जानने पहचानने वाले, अपने पड़ोसियों के घर में, अपने रिश्तेदारों के घर में ये पूछते थे कि कितने जीवित हैं, कितने इस महामारी की चपेट में आ गए हैं। कुशलक्षेम एक तरह से पूछते थे, अपनी कुशलक्षेम बताते थे, क्योंकि सब उठने की भी अवस्था में, चल फिरने की भी अवस्था में नहीं थे। आत्मीयता प्रकट करने का यही एक साधन था कि एक दूसरे का कुशलक्षेम पूछा जाए, एक दूसरे को सांत्वना देते थे कि कोई बात नहीं, चलो जो हुआ सो हुआ, अब अपना ध्यान रखिए। एक दूसरे के बिछड़ने के प्रति शोक व्यक्त करते थे। और सूर्यास्त के समय शाम तक बीमारी के कारण वो लोग थक कर चूर हो जाते थे, बीमारी से और अधिक पीड़ित हो जाते थे। उस समय एक दूसरे से बात करने की भी सामर्थ्य नहीं रह जाती थी और सब अपनी अपनी झोपड़ी में जाकर बैठ जाते थे, लेट जाते थे। रात तक अवस्था ये होती थी कि माँ और बेटे में एक दूसरे को पुकारने तक की क्षमता नहीं रहती थी, हिम्मत शेष नहीं रहती थी। ऐसे समय में पहलवान की ढोलक की आवाज इस रात्रि की विभीषिका यानी भयंकरता को केवल चुनौती देने वाला उसका ढोल ही रह जाता था। कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा और लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं के प्रिय शौक हुआ करते थे। राज पहलवानों को सम्मान दिया जाता था, परंतु आज स्थितियां बदल गई हैं। अब पहले की तरह राजा भी नहीं होते, राज व्यवस्था नहीं है हमारे देश में। दूसरे मनोरंजन के भी बहुत सारे साधन हमारे पास उपलब्ध हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसकी जगह अब किन किन खेलों ने ले ली है? कुश्ती की जगह अब अनेक आधुनिक खेलों का प्रचलन आ गया है। क्रिकेट है, हॉकी है, बैडमिंटन है, टेनिस है, शतरंज है,
फुटबॉल है, वॉलीबॉल है। आप तो बहुत संख्य जानते हैं, मैं तो बहुत थोड़े से जानती हूँ। कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? कुश्ती को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर कुश्ती की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए। साथ साथ पहलवानों को भी उचित प्रशिक्षण तथा कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए मीडिया का भी सहारा लिया जाना चाहिए और मीडिया को भी चाहिए कि वह ऐसे हमारे जो प्राचीन संस्कृति से जुड़े हुए खेल हैं इनको सहयोग करें, हाईलाइट करें। वैसे तो वो बहुत सारी बातों को हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। महामारी की चपेट में आए गांव का वर्णन किया गया है। लेखक अमावस्या की रात की विभीषिका का चित्रण करते हुए बताते हैं कि महामारी के कारण गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसी स्थिति में कोई भावुक तारा आकाश से टूटकर अपनी रोशनी गांव वालों को देना भी चाहे, यानी शक्ति देना भी चाहे, तो भी उसकी चमक और शक्ति रास्ते में ही समाप्त हो जाती है। तारे धरती से बहुत दूर होते हैं। भावुक तारे की असफलता पर बाकी के तारे, अन्य तारे खिलखिलाकर हंसने लगते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो स्थिर तारे चमकते हुए प्रतीत होते हैं तथा टूटा हुआ तारा समाप्त होता हुआ दिखाई देता है। अंतिम क्वेश्चन है, पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पाठ में से ऐसे अंश चुनकर लिखिए और उनका आशय भी स्पष्ट कीजिए। मानवीकरण के अंश आप पुस्तक में से ढूंढ लेना, मैं तो बोलकर बता रही हूँ। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। रात का मानवीकरण किया गया है और ठंड में ओस रात के आंसू जैसी प्रतीत हो रही है और वो ऐसे लग रहे हैं मानो गांव वालों की पीड़ा पर रात आंसू बहा रही है। दूसरा है, तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। तारों को हंसते हुए दिखाकर उनका मानवीकरण किया गया है। वे मजाक उड़ाते हुए प्रतीत होते हैं। ढोलक लुढ़की पड़ी थी, अर्थात यहाँ पहलवान की मृत्यु का वर्णन किया गया है। पहलवान की ढोलक का गहरा, पहलवान और उसकी ढोलक से गहरा संबंध है। ढोलक का बजना पहलवान के जीवन का पर्याय है, द्योतक है। आज के अंक में यहीं तक, शेष अगले अंक में।